मैं उसका फ्लूइड लेके उसकी साइटोलॉजी करवाऊंगी। इफ फैसिलिटी इज अवेलेबल तो फिर मैं उसको फ्रोजन सेक्शन भी करवाऊंगा। अब मैं आ गया वापस कि 99% चांसेस हैं कि वो बिनाइन होगी। तो फिर आप दूसरी ये अल्फाज लिखिए, आप नोट्स अगर बना रहे हैं, तो आई विल इवेलुएट द अदर ओवरी एंड देन डिसाइड वेदर टू डू सिस्टेक्टमी और ओफ्रेक्टमी। क्योंकि दूसरी ओवरी हेल्दी है तो मे बी यू कैन डू ओफ्रेक्टमी, लेकिन दूसरी ओवरी हेल्दी नहीं है तो फिर मैंडेटरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है कि आप उसकी सिस्टेक्टमी करेंगे। सिस्टेक्टमी करेंगे और सिस्टेक्टमी करके उसकी मैं हिस्टोपैथोलॉजी करवा लूंगी। और ये तो हो गया सिस्ट का। आई रिपीट कि अगर आपको सिस्ट ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन मिले, क्या करेंगी आप? तो कहिए मैडम पहले मैं एवेलुएट करूंगी उसको, उसके फीचर्स देखूंगी कि बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। फिर आप ये 3-4 फीचर्स डिस्क्राइब भी कर दीजिए कि यूनिलैटरल है, बाईलैटरल है, थिन कैप्सूल है, सरफेस स्मूथ है और कोई साइटिस नहीं है, कोई मेटास्टेसिस नहीं है। तो ये और मैलिग्नेंसी के फीचर्स ऑपोजिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं दूसरी, बिफोर आई डू एनीथिंग, बेबी डिलीवर करने के बाद आई विल evaluate the other ovary ये जरूर बोलिए। और तो उसके बाद फिर मैं सिस्टेक्टमी कर दूंगी। और इफ डिफिकल्टी दूसरी ओवरी हेल्दी है तो मे बी यूफरेक्टमी भी हो सकती है। तो ये तो हो गया, रह गया फाइब्राइड का। फाइब्राइड डिपेंड्स, अगर वो सब सीरियस है तो उसकी तो मायोमेक्टमी हो जाएगी, पेडिकल को पकड़ के फाइब्राइड को निकाल देंगे हम। लेकिन अगर इंट्राम्यूरल है तो फिर मैं एवेल्युएट करूंगी वो सिंगल है, मल्टीपल है, लार्ज है, स्मॉल है, और वो इजीली एक्सरसाइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। फिर मैं फैसला करूंगी। अगर वो इजीली मायोमेक्टमी में कर सकती हूँ तो फिर मैं करूंगी। ये यहाँ पे रुकिए मत, चूंकि लेटेस्ट स्टडी ये छपी है। पहले मैंने 50 साल यही पढ़ा है कि सिजेरियन सेक्शन मायोमेक्टमी मत करो, हेमरेज होता है, मुश्किल हो जाता है, एरा होता है, ये होता है। तो प्रीवियस टीचिंग वाज कि ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन एक्सेप्ट सब सीरियस फाइब्रॉइड मायोमेक्टमी नहीं करेंगे आप। और उसको बाद में 3 से 6 महीने बाद करेंगे अगर जरूरत होगी तो। लेकिन लेटेस्ट पेपर्स छपे हैं कि अगर इजीली सिंगल फाइब्रॉइड है, इजीली रिमूव हो सकता है तो मायोमेक्टमी की जा सकती है। और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल है, फिर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ब्लीडिंग यूट्रस से इतनी ज़्यादा होने लगती है कि मुश्किल हो जाती है। तो आई रिपीट, अगर फाइब्रॉइड है, अगर सब सीरियस है तो उसकी मायोमेक्टमी पेडिकल पकड़ के हो जाएगी। अगर इंट्राम्यूरल है मैं देखूंगी उसका साइज, उल्टी उसकी मल्टीप्लिसिटी, बहुत ज़्यादा है तो मल्टीपल है फिर नहीं करूंगी। अगर सिंगल फाइब्रॉइड है और इजीली रिमूवेबल है फिर मैं करूंगी। है तो फाइब्रॉइड निकालोगी सिजेरियन सेक्शन। आपकी एग्जामिनर जिसने ये पेपर नहीं पढ़ा तो वो कहेगी तो आपके ये कि मैडम रिसेंट स्टडी छपी है उसमें जो इजीली रिमूवेबल फाइब्रॉइड उसकी मायोमेक्टमी हो सकती है। डू आई आंसर योर क्वेरी डॉक्टर सना खान? यस सर, यस सर, चलो थैंक यू। थैंक यू। अभी हेलो 7 मिनट है और हेलो कुछ और पूछना तो पूछ ले, ताकि अभी बाकी के ज्वाइन कर ले तो हम जो रेगुलर हेलो टॉपिक है तब आप प्रेजेंट करेगी उसको। सर, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं पूछूंगी। एक तो इंसिडेंटल फाइंडिंग है, विदाउट कंसेंट हम करेंगे मायोमेक्टमी एंड सिस्टेक्टमी? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये यही है कि आपके कंसेंट फॉर्म में एक आखिरी क्लॉज होना चाहिए, इंसिडेंटल फाइंडिंग्स ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई भी है, चाहे मायोमेक्टमी है चाहे सिजेरियन सेक्शन है, विल बी टैकल्ड अकॉर्डिंग टू मेडिकल स्टैंडर्ड्स। क्योंकि अब ये हर फाइब्रॉइड के साथ, हर बैगे पढ़ हर सिजेरियन सेक्शन के साथ आप ये सारी बातें तो नहीं कहते ना कि सिस्ट निकला है तो फिर क्या करेंगे, फाइब्रॉइड निकला है तो। लेकिन एक क्लॉज जरूर है कि और कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम निकल आई जिसको टैकल करना चाहिए, देन अकॉर्डिंग टू लेट डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन आई विल हैंडल दैट।
क्योंकि अक्सर होता है कि हम फिर बाहर जाते हैं तो हस्बैंड से पूछते हैं ये कर दें ये ना कर दें, तो खास तौर पर के हस्बैंड ने कहा हुआ कंसेंट दी हुई है कि बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन कर दें, वहाँ पैदा होती है लड़की, उनकी पहले भी लड़की हैं ये, तो हम जरा सोच में पड़ जाते हैं कि इसकी BTL करें कि ना करें, तो बाहर खामद के पास जाते हैं। खामद कहता है कर दो जी कर दो, कोई गाली, क्योंकि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो जागती है तो कहती है ओ डॉक्टर साहब मेरा बेटा नहीं है, मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपने ये क्यों किया? तो इसलिए क्यों किया कि आंसर ये है कि मेडिकली स्पीकिंग आपका चौथा सर्जरी सेक्शन था, इसलिए हमें करना पड़ा, और ये वजह है आपकी हेल्थ के लिए हमने किया वगैरह। आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सो अगर आपके कंसेंट फॉर्म में ये आखिरी लाइन नहीं है तो उसको ऐड कर लीजिए कि जी ड्यूरिंग सर्जरी any complication or any new finding will be handled according to laid down rules of medical practice. एक और ठीक है क्वेश्चन, अगर वो जी फाइब्रॉइड जो है जो हमने इंसिडेंटल फाइंडिंग पे मिला है लेकिन उससे उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसे तो हम कहते हैं जी कि फिर बोलिए। एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें उसे ट्रीट नहीं करना। ये मैं वो आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा था, जी फिर बोलिए, आवाज़ जरा ऐसा बोलिए जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सिम्टम्स नहीं है उसे फाइब्रॉइड की वजह से, मींस हैवी ब्लीडिंग या कुछ भी नहीं है और हाँ इंसिडेंटल फाइंडिंग सिजेरियन से मिल रही है, तो उस वक्त हम कैसे करेंगे कि जो है ना फाइब्रॉइड हम उसे रिमूव करें या ना? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड नीड नॉट बी रिमूव्ड और मायोमेक्टमी मे नॉट बी डन। आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन यहाँ तो ये है कि पेट खुला हुआ है और सिंगल फाइब्रॉइड है, इजीली रिमूवेबल है, तो उसको इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट एसिम्प्टोमेटिक है, बिकॉज वी डू नो वन थिंग फॉर श्योर कि चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक है कुछ है, फाइब्रॉइड्स कंटिन्यू टू ग्रो इन साइज, और एक एज में है, यंग है, तो उसका फाइब्रॉइड ग्रो करेगा, अपॉर्चुनिटी है उसको रिमूव करने की। और मैंने बोला ना इजीली रिमूवेबल, इजीली मायोमेक्टमी हो सके तो फिर हम करेंगे, वरना डिफिकल्ट को नहीं करेंगे। चलें, एनीबॉडी एल्स कुछ और पूछना हो तो पूछ ले, अभी भी 5 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि हम लोग जब जर्म सेल ट्यूमर में कोई भी फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी कर लेते हैं फॉर द यंग गर्ल्स, फिर उसका फॉलो अप कैसे करेंगे? हर एक फॉलो अप में हमें एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या ट्यूमर मार्कर्स और अल्ट्रासाउंड कितनी फ्रीक्वेंसी में कराना होगा? जो इसका ट्यूमर मार्कर के किस पेशेंट का, ये जिसकी सिंपल सिस्टेक्टमी की आपने? नो सर, जर्म सेल ट्यूमर, किसी को जर्म सेल कैंसर है, हम उसको ट्यूमर कंजर्वेटिव सर्जरी। टोटली फर्क बात हो गई है। तो अगर आपने जर्म सेल ट्यूमर निकाला है तो उसका फॉलो अप जो है वो, चूंकि ये वो ट्यूमर है जिसकी रिकरेंस पॉसिबल है, तो आपको तो पहले तो हर 3 महीने बाद करवाइए, फिर 4-6 महीने बाद कराइए, फिर साल 2 साल के बाद हर साल करवाइए। दैट्स व्हाट यू नो, मैंने रिसेंटली स्पेसिफिक फॉलो अप ऑफ जर्म सेल पढ़ा नहीं, लेकिन मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस यही है। चलें, मेरा ख्याल है शुरू करें। ये शुरू करने से पहले आप सबसे पूछो, ये मुझे लिख के बता दीजिए कि ये संडे का 9 to 10 टाइम सबको सूट करता है? जिनको सूट नहीं करता वो जरूर लिख के मुझे बताएं कि नहीं जी ये नहीं, ये टाइम होना चाहिए या ये दिन होना चाहिए। अब जो नहीं लिखेंगे मैं समझ रहा हूँ कि उनको ये संडे का 9 o'clock इन द मॉर्निंग टाइम सूट करता है। चलें, अब सबा तारक फ्रॉम साहिवाल विल प्रेजेंट हर केस। जी बोलिए जी। यस सर। सर माय पेशेंट, आवाज आ रही है ना सर मेरी? सर माय पेशेंट मिसेस आबदा, वाइफ ऑफ मिस्टर उमर, 30 years age, not formally educated, housewife. She is married for last 8 years, first and consensuous marriage of both partners.
She is para 2 with no miscarriage, previous normal vaginal deliveries, and last childbirth is 4 years back. My patient is resident of Yunus Colony, half hour distance from the Index Hospital, where she is presented for the first time and on yesterday with the presenting complaint of subfertility for 4 years and some mass coming out of vagina from last 4 years. My patient was in usual state of health as previously told. She and her husband are living together since their marriage, and they are having the coital frequency of 2 to 3 per week with no any coital dysfunction or the coital difficulties. Husband's age is 35 years. He is having normal body mass index and a factory worker according to my patient. He is hypertensive from last 3 years and it is controlled on some antihypertensive agents. However, no any further comorbidities present in the patient's husband. No any history of smoking or any drug abuse or in the intake of the antipsychotic or the antidepressants intake. No previous head trauma or the surgical history of head region, spinal cord, pelvic or the inguinal region. No any history of recurrent urinary tract infections, urethral discharge, ejaculatory or the erectile dysfunction, and no any husband semen analysis carried out before. Patient is having regular menstrual cycle with the last menstrual period on 30th of April 2021, and she is having the 3/20 regular cycle with average flow, no history of heavy menstrual bleeding, pain during coitus, intermenstrual bleeding and postcoital bleeding, no history of any amenorrheic spell, previous or the current episode of foul smelling vaginal discharge, high grade fever with the lower abdominal pain, no history of personal or the any contact with a tuberculous patient. Along with there is no history of heat and cold intolerance, weight gain, weight loss, excessive hair growth over the body, with the acne and breast discharge, headache, blurring of the vision. And she has, however, the patient is giving history of some mass coming out of vagina from last 4 years. It was after the delivery of her second child, which was a prolonged labor, ended up into the obstruction and a difficult delivery. But the baby was born alive and healthy and was of normal Apgar score. However, at that time, the delivery was carried out by Dai at home, and there is history of early return to work after the delivery, along with heavy weight lifting, as my patient is a farmer by profession and have to work in the fields and sitting for a prolonged period in the squatting position. However, there is no history of chronic cough, chronic constipation, no history of no history of instrumental vaginal delivery, postpartum hemorrhage or the perineal tears, no family history of the such disorder, no history of joint pain or the connective tissue disorders in my patient. And for this problem, she has not visited to the for some treatment, and also for the infertility workup, she has not carried out any treatment in the form of ovulation induction, any tubal patency test, or husband's semen analysis report. She is presented for the first time for her proper evaluation and referred to the tertiary care. Previously, she is having 2 children. The first child was born after the first year of the marriage. It was spontaneous unbooked conception, ended up into a normal vaginal delivery at home by Dai, and it was a female baby and alive and healthy with good Apgar score, and there is no any antenatal, internatal and postnatal complications. The second child born was 4 years back. She was also a girl. It was also spontaneous and unbooked conception, ended up in the normal vaginal delivery by Dai at home. Previously told as she is having a prolonged labor of greater than 24 hours with obstruction and a difficult delivery. And but the baby was fine and no any history of she's having the good Apgar score with a normal weight. And there is after that she is not having any history of any chronic disorder in the form of diabetes, hypertension, liver and the kidney disorders in the patient in her family. She is non-smoker, non-addict, having no any chronic drug allergies, non in addiction of any drugs, and the husband is a factory worker by profession, and the basic necessities of life are met with difficulty. My patient, for examination shuru kar do. My patient, young patient sitting comfortably on couch, well oriented to time, place and person, with a body mass index of 24 kg per meter square.
She is having the vitals of pulse 82 beats per minute, blood pressure is 110 by 80 millimeter of mercury, she is afebrile, respiratory rate is 16 breaths per minute, orodental hygiene is फिजिकल फाइंडिंग लोकल बता दीजिए. okay, sir. Sir, on local examination, vulva vagina looks normal with a normal hair distribution. There is a second degree cervical descent with the cervix leading part coming out through the introitus with the normal looking cervix. On by manual examination, it was in the infravaginal portion of the cervix was 5 centimeter, and the uterus is well supported, normal in size, mobile, non-tender, with a adnexa was clear. On left lateral examination, there is no cystocele and rectocele, and anterocele was evident. Thank you. Very good history, Dr. Sabha. कहाँ की ट्रेनिंग हो? सर मेरी ट्रेनिंग बावलपुर की है. वेरी गुड, माशाल्लाह. बावलपुर में आपका सुपरवाइजर प्रोफेसर कौन है? सर मैडम है मैडम सलमा सो. सर हमारी चेंज हुए थे, नाम नहीं मैं आता उनको जानता, सर. लेकिन तुम मेरी तरफ से जरूर कीजिए कि आपकी अच्छी ट्रेनिंग की होगी. We come back to your case. एग्जाम तो नहीं पास हो रहा, अच्छी ट्रेनिंग है अभी. जी एग्जाम मेजर जी सर, एग्जाम भी तो पास होना. हो जाएंगी. अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ अच्छी, तो वहां भी तो अच्छी होगी ना, हो जाएगी. तो रिलैक्स. तो इम्तिहान पास करना भी एक तरह से टेक्निक होती है. इट्स नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द नॉलेज, इज मोर लिंक्ड विद द टेक्निक यू अडॉप्ट टू अपीयर. तो आपकी जो मैं इस तरह से देख रहा हूँ, ये प्रेजेंटेड वेरी वेल. लेकिन दो तीन बातें. आपने सब्जेक्ट पूरा पढ़ा और जो भी उसमें रेलेवेंट बातें हैं उनको सबको टच किया, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी, सब कुछ किया. तो चूँकि हस्बैंड का आपने जो भी होता है कि सीमन की एबनॉर्मलिटी हो तो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है वजह, वो सब कुछ बताया. इसी तरह यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स में क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉज हो सकती है, वो सब कुछ ठीक है. ठीक, सिर्फ थोड़ा सा जो बाद में आपने ठीक कर दिया, मैंने पहले नोट किया कि नहीं बताया. जब भी आप ये बताइए कि ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, उसमें पहले सांस में ही बोलिए कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लेबर, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग पुरपेरियम. आपने ये अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, लेबर एंड पुरपेरियम ये लफ्ज नहीं बोले थे, लेकिन बाद में आपने रेक्टिफाई कर लिया था उसको, बाद में आपने बोला था. तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में कि कोई भी हिस्ट्री हो, आप ये अल्फाज तीनों बोलिए कि जी नो कॉम्प्लिकेशन, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, लेबर एंड पुरपेरियम. भाई ये सिंपल सा लफ्ज है, उससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं. और खासतौर पर ये जिसमें कि आपने बोला एक लेबर जो थी प्रोलॉन्ग थी, तो बिकॉज प्रोलॉन्ग लेबर जो है वो भी एक फैक्टर हो सकता है प्रोलैप्स का. लेकिन आपने शायद हिस्ट्री में बताया था कि उसको पहली डिलीवरी के बाद भी थोड़ा सा ये समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना था या प्रोलैप्स था. चलो, अब ये हिस्ट्री देख के अब हमने आना है कि इस पेशेंट को दो प्रॉब्लम्स हैं. एक सफर्टिलिटी है और लास्ट चाइल्ड बर्थ जो थी 4 साल से वो पॉसिबली प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है. हाँ, अलबत्ता आपने सेक्स ऑफ द बेबीज नहीं बोली, क्योंकि वो हमारे मुल्क में किताब के हिसाब से तो नहीं, हमारे मुल्क बड़ा ज़रूरी है कि सेक्स बोली जाए, क्योंकि लड़के के बगैर तो फैमिली कंप्लीट नहीं समझते. बाहर के मुल्कों में तो 2 बच्चे फैमिली कंप्लीट है. तो इररिस्पेक्टिव वो दोनों लड़की हैं, दोनों लड़के हैं, क्या है. अपने मुल्क में अगर दोनों लड़की हैं तो फैमिली तो बिल्कुल ग्रॉसली इनकम्प्लीट है. तो वी हैव टू प्रैक्टिस आवर गायनेकोलॉजी अकॉर्डिंग टू द लोकल कल्चर. तो इसलिए हम नहीं कह सकते ये क्या है, 2 बच्चे हैं काफ़ी हैं, चाहे कुड़ियाँ ने चाहे मुंडे ने, फिर क्यों है ना. यहाँ है फ़र्क है. यहाँ पे उसकी विश
कि जी लड़का भी हो, बड़ी ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर आप मुझे बताती, इस 2 बच्चे हैं, इसकी एक लड़की है एक लड़का है, हमारी अप्रोच थोड़ी सी फ़र्क हो सकती है अबाउट फर्टिलिटी और फ्यूचर मैनेजमेंट। ये एक बात जी। दोनों फीमेल इश्यूज हैं जी सर, दोनों फीमेल्स हैं हाँ, पेशेंट। तो बस फिर वो तो तभी उसको थी कंप्लेंट्स ऑफ सब फर्टिलिटी कि जी 2 कुड़ियां तो है न, पर बच्चे एक या 2 जुम्मा और ना लो वाली बात नहीं है, यहाँ तो जुम्मा है, यहाँ तो शी हैज टू प्रोड्यूस मोर बेबी एंड होपफुली अ बॉय। देखिए ये सारी हिस्ट्री जो करके तो मैं आ रहा था कि नाउ इन दिस केस वी हैव 2 प्रॉब्लम्स। वन कि पेशेंट जो है उसको 2nd डिग्री यूट्रोवैजाइनल कोलैप्स है, और दूसरा ये है कि वो सब फर्टिलिटी भी है। तो अब आप आगे मुझे बताइए कि ये सारी हिस्ट्री होगी, सब कुछ ये फाइंडिंग्स है, आप इस पेशेंट का क्या करेंगी डॉक्टर सबा? सर इन्वेस्टिगेशन। जी बिल्कुल ठीक, आपकी बात। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, अब हम Sir, baseline investigations starting from the blood group with RH factor, complete blood count with date, including the hemoglobin in gram per deciliter and total leukocyte and platelet in per cubic millimeter. Sir, the random blood sugar of my patient. एक मिनट, इतना जल्दी जल्दी ना बोलें, एग्जामिनर बूढ़े होते हैं, उनको आहिस्ता बोलने सुनने की आदत होती है और ऊंचा सुनने की आदत होती है, तो इसलिए जरा स्लो लेकिन लाउड। जी फिर बोलिए इन्वेस्टिगेशन। Sir, blood group with RH factor. हाँ जी। Sir, complete blood count with date, including hemoglobin in gram per deciliter and total leukocyte count in platelet count in per cubic millimeter. Yes, sir, I want to have the random blood sugar of my patient. ठीक हो गया। Urine complete examination for microscopy and biochemistry, in which I need presence of any pus ये जो cells. आप बोल रही हैं ना, एक मिनट, ये जितनी आप इन्वेस्टिगेशन बोल रही हैं, ये तो उसका हेल्थ प्रोफाइल है। हाँ जी सर, मैं बेसलाइन से स्टार्ट। एक मिनट सुन लो ना बाबा, है कि इसलिए आप इस पे इतना ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं, तो आप ये कह सकती हैं मुख्तसरन, इन एडिशन टू हेल्थ प्रोफाइल, ये भी आप नोट, सेविंग टाइम, इन एडिशन टू हर हेल्थ प्रोफाइल आई विल डू दीज फॉलोइंग स्पेसिफिक। हाँ जी सर, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ताकि आपका वक्त बच जाए। तो ये सारा कुछ कह के हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और टोटल WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सारा कुछ कहते कहते आपके 1 या 2 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। उसका क्रेडिट तो कोई नहीं मिलता आपको। क्रेडिट तो आपको मिलना शुरू होगा जब आप स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। तो इसीलिए आज की तीसरी टिप आपको ये है कि अगर ये हो तो आप अपने बोलिए इन एडिशन टू हेल्थ प्रोफाइल, ये सारा हेल्थ प्रोफाइल में आ जाता है आपका, अनलेस कोई इसमें से स्पेसिफिक है जो आप कह रही हैं कि नहीं ये हेल्थ प्रोफाइल नहीं है, ये तो खास तौर पे इस पेशेंट का है। ये तो जैसे इसका यूरिन कंप्लीट तो खास तौर पे बनता है, वैसे इसको यूरिनरी कंप्लेंट्स कोई नहीं थी, वो मैं मेंशन करना भूल गई, सॉरी। नहीं, यूरिन को जरूर कहिए, क्योंकि इस पेशेंट की अगर जनरली होगी कोई ना कोई यूरिनरी कंप्लेंट, इसकी नहीं है तो वो हम डाल लेंगे इधर, क्योंकि प्रलैप्स वाले पेशेंट में यूरिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो शायद आप इधर डाल सकते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग आप कहिए, ये सबके लिए, आप सबके लिए जो भी सुन रही हैं मुझे, कि आप कि जी इन एडिशन टू हेल्थ प्रोफाइल, ये बहुत सिंपल सा एक फिक्रा है। अगर वो पूछे एग्जामिनर, कई एग्जामिनर होती हैं कि वो चीड़ी सी होती हैं, अननेसेसरी ट्राइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड डिफिकल्ट, तो कि नहीं बताओ, फिर आप शुरू हो जाओ जो आपने बोलना है, आप बोल दीजिए सारा कुछ, कि वरना आप स्पेसिफिक से शुरू कीजिए तो आपके 1 या 2 मिनट बच जाते हैं। इम्तिहान में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जी sir, in addition to the baseline health profile, I want to have the
In हाँ addition to the baseline health profile, I want to have the urine complete examination of my patient for हाँ the biochemistry and microscopy, in which I need presence of any pus cells, glucose, and proteins if present. ठीक है Sir, I want to have the serum progesterone level of my patient to assess the ovulation status, 21-day progesterone level. And sir, I also want to have the husband semen analysis report for the count per ml, count per ejaculation, along with the motility, morphology, and the vitality of the sperms. And sir, गुड वेरी गुड I also want to have the serum TSH level of my patient, as thyroid is one of the cause of infertility and is mostly the having the ये बोलने की जरूरत नहीं है एज कॉज आपने थायराइड टेस्ट बोल दिया बस ये काफी है sir, I want to have डॉक्टर the पूछेगा tubal. क्यों थायराइड करवा रही हो फिर बोलिए कि थायराइड इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर Okay, sir, चलिए I want आगे to have the sir, I want to have the hysterosalpingography report previously if available for assessing the tubal patency and the uterine cavity. And sir, I also want to have the pelvic ultrasound report for the uterine size, any endometrial, myometrial pathology, myometrial endometrial junction, adnexal pathology, and the presence of any fibroid. एक And sir, and in addition to that, I want to have the sir, बस यही चाहिए फिलहाल तो मुझे तो नहीं चाहिए. चल ये टेस्ट करवा दिए ये तो लेट्स से कि वो सारे ठीक हैं फिर क्या करेंगे ऑल दीज टेस्ट आर नॉर्मल मैं रिपोर्ट उसकी स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं कहता विद इन नॉर्मल रेंज है उनकी रिपोर्ट फिर क्या करेंगे आप सर फिर मैनेजमेंट स्टार्ट करूंगी. बोलिए क्या मैनेजमेंट होगी इस पेशेंट Sir, I will counsel my patient regarding a diagnosis that she is having the second degree cervical descent, and I will counsel her that it is not a life threatening condition, but to improve the quality of life, to improve her sexual, anatomical, and the visceral function, it needs to be treated. As जी she is having the infertility, subfertility from the last 4 years, so it also needs to be treated. So my aims of management is to optimize her basic health profile, as her I have planned her basic health subfertility workup, which all found to be normal. So my plan of management would be to discuss with my patient the options of conservative and the definitive managements in context of her second degree cervical descent. For ये that, वो शी लीव्स इट टू यू आप कर लीजिए जो भी मेरे लिए बेस्ट है कीजिए okay, sir. Then I will tell her that for my plan of management is that either we can either opt for the conservative or also for the definitive treatment for that. But as she is having the fertility desire, she is having the young age group and also having the two female issues in context of all these previous history. I will counsel my patient that unless the problem is very much severe, we can opt for the conservative management, which is in the form of to plan her pregnancy, as she is having all of the workup is normal, husband's analysis is normal, ovulation status is normal, along with the tubal patency test is also normal. So I will plan her ovulation induction, and she is having the regular menstrual cycle, so I will start with the clomiphene citrate 50 milligram tablet starting from the second day of the menstrual cycle, continue till 5th day. कितने साइकिल देंगे आप Sir, I will initially I will start. Then I will monitor the follicular tracking on the 12th day. I will see the size of the follicle and then the disappearance of the follicle on the 18th follicular day, which will confirm the ovulation. Sir, hopefully the patient will conceive in the 1 to 3 which cycle. Sir, follicular tracking yes sir, समझ नहीं आया मुझे क्या कह रहे हैं. आपने कौन से दिन करेंगी इस पेशेंट का 12 डे पे follicular tracking करेंगे और 18 डे पे उसकी disappearance देखेंगे for confirming of the ovulation. साइकिल डे 12 एंड 18 चलो ठीक है मान दिया जी फिर Then I will counsel her about the sexual intercourse on the required days, and once she will get conceived, hopefully she will get conceived in 1 to 3 cycles, because she is having all the reports normal, and previously she is also having the secondary subfertility, not having the primary subfertility. So once she would get conceived, then I will counsel her that this cervical descent will go inside the womb,
once she will pass the 12 to 16 weeks of the pregnancy, then all the pregnancy will be continued in the same way with the normal antenatal visits and the Yes. proper counseling. And we would not. चल वापस आते हैं, अगर वो क्लोमिफेन सिट्रेट के कितने कोर्सेज देंगे कि प्रेगनेंसी नहीं हुई? 2, 3, 4? 50 milligram. Sir, we would start from the 50 milligram. Then if the ovulation has not occurred, then we can offer the 3 cycles of clomiphene and the 3 cycles of letrozole. But if the ovulation has occurred, then we can offer 6 cycles of the clomiphene citrate, starting from the 50 milligram and increasing to every 50 milligram to up to 150 तो milligram. फिर आप आगे क्या करेंगे इस पेशेंट? Sir, if the ovulation induction has not taken place by the help of the clomiphene citrate or the letrozole, then I would go for the gonadotropins injections in the form of follicular stimulating hormone. They are expensive, but if the patient is affording, then I will arrange that, or I will arrange it from any zakat account, and I will give the injection on the 8th, starting from the 8th to the 10th day of the serum FSH. उसे स्टिमुलेशन है, फिर क्या करेंगे? Sir, then I will monitor the follicle, as my patient is not having in the case of the when we treat the patient with these injections, there is the risk of multiple ovulations along with the twin pregnancy or the ovulation hyperstimulation syndrome. So I will monitor the follicle. Once it reaches to the suitable size of 18 mm, I would counsel her about the intercourse, and once the conception has occurred, then I will follow the pregnancy in the normal way. चलो अगर कंसेप्शन नहीं होती ना, मूव ऑन, फिर क्या करें? सर कंसेप्शन नहीं हुई FSH से भी? हाँ. अच्छा. Okay, sir. Then I would start as it is. Sir, I would counsel my patient regarding the artificial reproductive techniques. And sir, there are the setups available which on the discount or on the zakat fund are offering the patients regarding the natural, sir, the cost-effective method of the ARTs of the intravenous. Sorry, sir, क्या था? In vitro fertilization, sir, in which we provide the proper monitoring, but we don't use the FSH injections. We use the same clomiphene with the proper monitoring and admit the patient. And sir, मुझे इससे आगे नहीं आ रहा. IVF के लिए उसको काउंसिल कैसे करूं सर? वो तो अफोर्डिंग नहीं है. अच्छा, नहीं यहीं पे मैं ये कर दूं. इम्तिहान में आपने ये बात नहीं लानी बीच में कि वो अफोर्डिंग है कि नहीं अफोर्डिंग. आपने जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वही बताते चले जाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट. इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट. ये वो पेशेंट को इस लिहाज से हैंडीकैप ना कीजिए कि उसके पास पैसे नहीं हैं. वो अगर एग्जामिनर पूछे कि जी वो फिर चैरिटी से हम अरेंज करेंगे, तो बस इतना सा उस पर वक्त टाइम ना ज़ाया कीजिए. चैरिटी पे क्या चाहिए होगी, लेकिन यू मस्ट कम आउट मेडिकली. जो किताब में लिखा हुआ है बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हर, के मतलब कि अगर वो कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन से बात नहीं बनती, जो आपने कहा CC, लेट्रोजोल, GnRH एनालॉग्स नहीं बनती, तो फिर IUI, फिर IVF, फिर ICSI, जो भी है कहना है आप कहते चले जाइए, ताकि एग्जामिनर को पता हो, आपको ये लाइन ऑफ एक्शन कंप्लीट पता है. ये बात वेरी गुड. लेकिन मैं अब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दूं आपको. इस पेशेंट में आप इस तरह से इतना अच्छा बोल के फिर भी आपके नंबर होते बड़ी मुश्किल से पास होने वाले 6. मैंने कहा मुश्किल से, इतना अच्छा बोल के. तो वजह क्या हो गई? वजह ये हो गई कि इस पेशेंट के जो यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स है, आपने उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, उसका कुछ भी नहीं किया. हालांकि आपने बोला उसको सेकेंडरी यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स है. तो आप सेकंड डिग्री. एक मिनट, मेरी एक बात सुन लीजिए पहले, फिर आपने कहा मैं उसको काउंसल करूंगी और
चूंकि उसको कोई कंप्लेंट नहीं है इसलिए कुछ नहीं करूंगी और फिर मैं बात, आपने कम से कम उसके ये जो किताब में लिखी हुई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है कि मैं उसको एडवाइस करूंगी एक्सरसाइज करे, मैं उसको पैसरी डाल दूंगी, ये बातें तो कर ही लेनी थी ताकि एग्जामिनर को पता चलता कि आप उसको कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस दे रही हैं। तो मैंने इसीलिए आपको ऑनेस्टली बताया है, मैं तो आजकल एग्जामिनर ही नहीं हूँ कि आपका इतना अच्छा बोल के फिर क्यों नहीं, आपके तो 6 की बजाय 7 नंबर होने चाहिए। आई हार्डली फाउंड एनीथिंग मिसिंग इन योर प्रेजेंटेशन, जहाँ तक सब फर्टिलिटी की बात थी, लेकिन आपने वो जो सेकेंडरी प्रॉब्लम उसकी है तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, काउंसल करूंगी बस बात आगे चला दी। उसके ट्रीटमेंट की कुछ लाइन बोलनी थी आपने ताकि एग्जामिनर को पता चले आपको यूट्रोजेनिक प्रोलैप्स उतना ही अच्छा आता है जितना सब फर्टिलिटी आती है। आपने पेशेंट को ये कहना था कि बिकॉज द पेशेंट हैज 4 साल से सेकेंडरी यूट्रोजेनिक प्रोलैप्स है और इसलिए वो आफ्टर आपने बोला ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, तो उसको करेक्शन के लिए मैं आप बोल देते 2-3 ये फिक्रे बोलते कि मैं उसको एक्सरसाइज एडवाइस करूंगी और इफ नीड भी तो पैसरी का ट्रीटमेंट दूंगी और उसके बाद उसको काउंसल करूंगी कि जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी फिर वो सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ दूंगी। ये 3 फिक्रे बोले होते तो आपके नंबर थे 7, आपके Yes, नंबर sir. थे 7, 6 से 7 किसी किसी को मिलते हैं, तो 8 तो बहुत ही कम। मेरा ख्याल है मैंने ये कम 7 से 2008 तक ध्यान लिया, कितने 30-35 साल मेरा ख्याल मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ जिनको मैंने 8 नंबर कभी दिए। 6-7 होते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा उस, तो आज का जो मैसेज है आप सबको कि अगर कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम भी है उसका ब्रीफली 2-3 फिक्रों में ये बताइए इसका मैं ये करूंगी और पहले मैं काउंसल करूंगी फिर उसको इफ नीड भी एक्सरसाइज एडवाइस करूंगी और पैसे दूंगी और जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी फिर कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट करूंगी। सर्जिकल ट्रीटमेंट बेशक ना बताइए कौन सा करेंगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचा के फिर वापस आती फिर ये सारा कुछ करती नहीं। 8:30 सर एक क्वेश्चन मुझे 9 यही कंफ्यूजन थी कि जी मैंने सुना था कि सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछे हेलो जी सर, पूछिए जरूर। सेकंड डिग्री सर्वाइकल डिसेंट में मैंने सुना था पैसरी ऑफर नहीं। सर सेकंड डिग्री सर्वाइकल डिसेंट था, यूट्रोजेनल प्रोलैप्स नहीं था, उसमें हमने पैसरी ऑफर करनी है। मैंने सुना था कि पैसरी ऑफर नहीं करते, उसमें पैसरी का उसमें रोल नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऑफर नहीं किया। एक मिनट तो पैसे किस में ऑफर करते हैं? सर यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स में, सर्वाइकल डिसेंट में वो कहते रोल नहीं है, इसको खाली नहीं सर्वाइकल डिसेंट है हो ना। बाबा कुछ सुनो सही ना, तो ये आपने पहले तो मैंने उसको जरा आपकी तसल्ली के लिए बड़ा हाईलाइट नहीं किया कि आपने सिर्फ इसको केस बनाया है सर्वाइकल इलोंगेशन का, नॉट रियली यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स का। ये नहीं, ऐसा ना करिए इम्तिहान में। मैंने जानबूझ के इस जो आपकी स्टेटमेंट थी उसको बाईपास किया, मैंने कहा आपकी तसल्ली करूं। तो ये इस तरह से यू कांट मेक ए डायग्नोसिस कि इसकी ये इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स ही है और यूट्रस अपनी ठीक जगह पे है। इस तरह की इलोंगेशन ऑफ सर्विस सिर्फ उस तरह उसमें होती है जहाँ कोई पॉलिप हो, ड्रैगिंग द सर्विक्स डाउन, इसलिए ये केस ही यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है, ये सर्वाइकल इलोंगेशन नहीं है। तो अनलेस यू फाइंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कि वो सर्विस को इलोंगेट करने के लिए, ड्रैग करने के लिए कोई फैक्टर आपको मिल गया है फिर कहिए, वरना तो इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स विल बी डायग्नोज्ड बाय पासिंग यूट्राइन साउंड, मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ, और अल्ट्रासाउंड वाला बताएगा आपको कि बॉडी ठीक साइज की है और सर्विक्स लंबी है। और मैं जानबूझ के एक आपने बात ही छेड़ दी है, तो इन्वेस्टिगेशंस में आपने
हिस्टोसल्फिंगोग्राम पहले करवाया, अल्ट्रासाउंड बाद में करवाया, तो वो जरा अल्ट्रासाउंड पहले होना चाहिए था, हिस्टोसल्फिंगोग्राम बाद में, क्योंकि हिस्टोसल्फिंगोग्राम इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड स्कैन यूएसएस और टीवीएस चाहे वजाइनली करिए चाहे एब्डोमिनली करिए पहले होना चाहिए था। आपके इनकरेजमेंट के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने नहीं पहले बोले, लेकिन अब बोल दिए। अब मैं बात को आगे चलाता हूँ। मैंने आप कागज पेंसिल लेके लिख रहे हो तो लिख लीजिए, ये हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स कुछ। इन केस ऑफ सबफर्टिलिटी एंड यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स, पहली तो डेफिनेशन तो आपको आती ही है सबफर्टिलिटी की। अब जैसा डॉक्टर साहबा ने कहा कि इनफर्टिलिटी नहीं, अब सबफर्टिलिटी हो गया है, जो टर्मिनोलॉजी है वही चेंज हो गई है। अब जब 80% केसेस में सबफर्टिलिटी जो है नहीं होती, क्योंकि विद इन फर्स्ट 2 years 80% चांसेस हैं कि कपल विल कंसीव, बल्कि मेजॉरिटी तो पहले साल में ही कंसीव कर लीजिए। सिर्फ 20% रह जाते हैं जिनकी फर्टिलिटी नहीं होती, और सबफर्टिलिटी का इंसिडेंस है 15 से 20% ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो जैसे मैंने कहा 80% विल कंसीव विद इन फर्स्ट ईयर। और दूसरी बात आपको हाईलाइट करके रखनी चाहिए, एज फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर द एज ऑफ 35 वो डिक्लाइन कर जाती है फर्टिलिटी। और तीसरा बहुत गलत करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आज की करेक्शन कर लीजिए, टाइम्ड इंटरकोर्स इज यूजलेस। वो आम मरीज आते हैं, सब वो दिन बताइए जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप कहते हैं 12वां 13वां 14वां दिन, वो स्टेटिस्टिकली देखा गया है तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आई वांटेड टू हाईलाइट दैट। और जब आपके पास पेशेंट आए, जरूरी नहीं कि 2 साल बाद शुरू कीजिए, 1 साल अगर गुजर गया है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को, आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। और तीसरी बात कि जिन पेशेंट्स को हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस हो, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो, STI हो, उनकी इवन अर्लियर देन 1 year इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। सो टू सम इट अप, you wait for 2 years, लेकिन 1 साल में 80% चांस है कंसेप्शन हो जाएगी। और लेकिन आपके पास पेशेंट आए तो 1 साल बाद यू कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन। और जिनको कोई STI की हिस्ट्री है, सर्जरी की हिस्ट्री है, एंडोमेट्रियोसिस की, उनको आप पहले भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। तो इम्तिहान में ऐसा मरीज आए तो आप कह सकते हैं कि जी इसकी मैं 2 साल जरूरी नहीं इंतजार करूँ, पहले ही करूँ। अब रह गया कि 25% पेशेंट जो होते हैं ना, उनमें ओवुलेशन का डिसऑर्डर होता है। 20% जो होते हैं उनमें ट्यूबल फैक्टर होता है, और अनदर 20% होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, बाकियों में कुछ न कुछ निकल आता है। अगर मैंने लंबी लिस्ट बनाई है, वो मैं स्किप कर दूंगा, लेकिन ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो उनमें आप ऊपर से शुरू करते हो दिमाग से, तो हिपोगोनाडोट्रोफिक, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर हाइपोथैलेमस, फिर थायराइड, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स, फिर एनी क्रॉनिक इल हेल्थ, फिर बॉडी वेट, और फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, और फिर वो पेशेंट जिसको कोई कीमोथेरेपी या कोई और ड्रग ट्रीटमेंट पे है। इस ऑर्डर में आप सोचिए, मैं दोहराता हूँ, ऊपर से हाई सेंटर से हाइपोथैलेमस, हायर सेंटर्स, एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर एंटीरियर थायराइड, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स, फिर क्रॉनिक डिजीज, फिर बॉडी वेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर PCO। अपने मुल्क में तो नियरली 40% इंसिडेंस है PCO का। फिर
5% चांस है ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी हो सकती है। जब आप हिस्ट्री लें उसमें ये 4-5 बातें सब फर्टिलिटी वाले में जरूर पूछ लीजिए। उसकी उम्र, मैंने एज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो सबसे पहले तो एज, और फिर ड्यूरेशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। दे मे बी लिविंग टुगेदर, लेकिन अगर कंट्रासेप्शन प्रैक्टिस कर रहे थे वो सारा पीरियड नहीं गिन लेंगे। तो आप जो हिस्ट्री ऑफ कंट्रासेप्शन बोलिए, है नहीं है तो कहाँ सी। फिर पैरिटी या अबॉर्शंस, जैसा आपने बोला, 2 नॉर्मल प्रेगनेंसी, फिर हर एक की डिटेल, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। और फिर अपने मुल्क में इम्पोर्टेंट ये भी है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वाइटस। बहुत सारे हस्बैंड्स दे लिव अवे विद इन कंट्री और दुबई वगैरह में, तो इसलिए शादी को 5 साल हो गया लेकिन तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वाइटस क्या रही है, हार्डली एनी। फिर हिस्ट्री ऑफ गैलेक्टोरिया और प्रीवियस सर्जरी, टेकिंग ड्रग्स और एनी ट्रीट, ये इम्पोर्टेंट। अब तक कोई ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं लिया, एनी प्रीवियस ट्रीटमेंट। सो हिस्ट्री में ये पॉइंट जरूर कवर करिए। देन नॉट रिकमेंडेड, मैंने किताब में से ये निकाला है, बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट। पहले हम कहते थे कि वो दे दो ना, ओवुलेशन किट जो होती है वो भी नहीं, और पोस्टकॉइटल टेस्ट की भी कोई जगह नहीं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी की भी कोई जगह, ये नेगेटिव हैं, ये नहीं करने हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट, ओवुलेशन की किट का इस्तेमाल, पोस्टकॉइटल टेस्ट और एंडोमेट्रियल बायोप्सी नहीं। एग्जामिनेशन फिर आ गया, एग्जामिनेशन में BMI जरूरी है, बहुत जरूरी है। 20 से 30 तक गुड, उसके बाहर या कम ठीक नहीं। फिर PCO के साइन सिम्टम अपने मुल्क में बहुत है। और पेल्विक एग्जामिनेशन पे जैसा इन्होंने कहा, डॉक्टर सभा ने जरूर कहिए कि हेल्दी सर्विक्स है, कोई लोकल इन्फेक्शन है कि नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर सभा ने पहला टेस्ट हस्बैंड सीमेन टेस्ट नहीं बोला था, पहला प्रोजेस्टेरोन साइकिल डे 21 बोला ना। सबसे पहले तोप का मुंह खामद की तरफ कीजिए कि हस्बैंड का सीमेन टेस्ट, वो इन्होंने जो फीचर्स बोले वो ठीक। उसके बाद वी कम टू प्रोजेस्टेरोन साइकिल डे 21, FSH साइकिल डे 2 और AMH एंड प्रोलैक्टिन, थायराइड के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड स्कैन, एब्डोमिनल एंड TVS। और अगर सस्पेक्ट करते हैं कोई STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, फिर उनके टेस्ट, वरना ये टेस्ट कंप्लीट है। अर्ली इन्वेस्टिगेशन पहली विजिट पे, आई रिपीट, पहली विजिट पे आप करवाएंगे हस्बैंड का सीमन टेस्ट, उसके वेरियस फीचर्स जो बोले डॉक्टर साहबा ने, और P4 on cycle day 21, FSH on cycle day 2, AMH on any day with prolactin, thyroid and ultrasound scan। ये आप करवाएंगे, चाहे वो साल पहले आ गया, साल बाद आया, जब भी आया, because they are non-invasive and they are baseline tests। They are non-invasive and baseline tests, इसलिए करवाना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके गाइडेंस के लिए इम्तिहान में पूछा जाएगा, आपने FSH करवाया है, उसके 3 पॉसिबिलिटीज हैं। FSH लो आ गया, FSH हाई आ गया, FSH नॉर्मल आ गया। आप कहिए कि अगर FSH लो है तो कॉज इज इन द हाइपोथैलेमस या हाई अप, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस हार्ट सेंटर। अगर FSH हाई आ गया है, कॉज इज इन द ओवरी, ओवेरियन फेलियर। और अगर नॉर्मल है, और फिर वी विल फाइंड कि कोई और कॉज सब फर्टिलिटी की है कि नहीं है। और कभी कभार प्रोलैक्टिन लेवल रेज होता है, उसका एग्जामिन कीजिए गैलेक्टोरिया है कि नहीं, उसका फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट। अगर ओवुलेशन आपने कर लिया कि वो ठीक है, वो फैक्टर नहीं है,
तो ट्यूबल फैक्टर के लिए डॉक्टर साहब ने सही बोला, आप कर सकते हैं हिस्टोसल्फेंजियोग्रामी ग्राफ, और ये ऐड कर लीजिए, उन्होंने नहीं बोला था, सोनो हिस्टोसल्फेंजियोग्राफी हाइकोजी, तीसरे नंबर पे लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टोस्कोपी। इसी ऑर्डर में बोलिए, चूंकि एग्जामिनर्स को ये ऑर्डर पसंद है, हिस्टोसल्फेंजियोग्राफी पहले, फिर सोनो हिस्टोसल्फेंजियोग्राफी, फिर लैप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी गो। मेरी प्रैक्टिस में मैं लैप्रोस्कोपी को नंबर 1 रखता हूँ, उसकी मेरी पर्सनल रीजंस हैं, और आप इम्तिहान में यही ऑर्डर में बोलिए, HSG, हाइकोजी, फिर लैप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी। देन वी कम टू मैनेजमेंट। इन्होंने सही बोला, लेकिन वो गोनाडोट्रोपिन्स तक मत जाइए कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन में। सीसी लेट्रोजोल गोनाडोट्रोपिन्स की जरूरत नहीं है, और कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन करेंगे, और जैसा उनका 12 डे के ऊपर TBS करके देखेंगे फॉलिकल बनी कि नहीं बनी, और अगर बन गई उसी डोज को रिपीट करते जाएंगे, वरना डोज बढ़ा देंगे। ये 3 to 6 मंथ्स का साइकिल करेंगे। अगर इसके बावजूद कि ओवुलेशन हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई, फिर हम बात को आगे बढ़ा देंगे। अगर आपने ट्यूबल सर्जरी, ट्यूबल फैक्टर निकाला है, उसके तो 2 ही ट्रीटमेंट है, इम्तिहान में ये कही है, या ट्यूबल सर्जरी करूंगी लैप्रोस्कोपी करके, या फिर IVF करूंगी। अगर ओलिगोस्पर्मिया निकाला है तो उसका ट्रीटमेंट कहिए, डिपेंडिंग अपॉन सेवेरिटी ऑफ ओलिगोस्पर्मिया, या एक मॉडरेट डिग्री का है तो IUI, वरना ICSI। अगर एजोस्पर्मिया निकल आया, उसका इलाज है सीधा सीधा ICSI। और अगर अनएक्सप्लेन निकल आई है, नंबर 1 रीएश्योरेंस। देखिए कितनी देर होगी शादी को, कितनी देर होगी इकट्ठे रहते हुए, उसको टाइम और भी दिया जा सकता है, 6 महीने साल का तो दे दीजिए रीएश्योर करके। नहीं तो पहले ये 1 2 3 अंडर अनएक्सप्लेन के नीचे लिख लीजिए। पहले कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन विद पॉसिबली CC और लेट्राजोल, फिर 3 से 6 साइकिल, फिर IUI की सक्सेस रेट है 10 to 15%। मे बी इट कैन बी रिपीटेड, किताब में तो लिखा है अप टू 6 साइकिल्स, मैं समझता हूँ 3 साइकिल ही काफी होते हैं। अगर इससे नहीं होती तो देन IVF और ICSI। फिर आ गया स्पेशल केसेस। एंडोमेट्रियोसिस का सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है उससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं बढ़ती, ये याद रखिए। मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई एडवांटेज नहीं है। फाइब्रॉइड अनलेस दे आर इंडेंटिंग यूट्राइन कैविटी, उनका रिमूवल जरूरी नहीं, मायोमेक्टमी जरूरी नहीं। तीसरा, आपसे इम्तिहान में पूछा जा सकता है सीमन एनालिसिस की नॉर्मल वैल्यूज, वो इन्होंने बोली थी। काउंट 40%, 40 मिलियन कम से कम। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 12%, मॉर्फोलॉजी 4%। ये नॉर्मल वैल्यूज WHO की रिकमेंडेड है, ये होनी, इसके बाद हम नॉर्मल कहें। Last bit, general advice to these people after investigation, reassurance, लेकिन साथ साथ बताइए स्मोकिंग बंद करें, बॉडी वेट बिटवीन 20 and 30 BMI करें। फोलिक एसिड का कोई रोल फर्टिलिटी में नहीं है, अलबत्ता प्रेगनेंसी में है। स्ट्रेस को अवॉइड करें और इन्वेस्टिगेशंस करवाएं जो रेलेवेंट हों।
थैंक यू सो मच सर। सर ये बहुत प्रिसाइज था, ब्रीफ था बहुत। मतलब ये मैंने आपके इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जा सकता है उस तरह से बना के दिया है। सर एक सर और क्वेश्चन मैंने करना था जी सर AMH का बता देंगे आपके, मतलब हर एज ग्रुप में AMH कराना है हमें कि कुछ 30 अबव के बाद? POI प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का इंसिडेंस है 5%। तो इसलिए हर एक में ही करवाना है, हर एक में ही करवाना है। और उसका रेंज नॉर्मल है 2 to 8, 2 से कम हो तो वो भी ठीक नहीं, 8 से ज्यादा हो तो हाइपर स्टिमुलेशन का खतरा रहता है। चले, मैं अभी हमारे पास है 10 मिनट और, तो सर मैंने ये पूछना था, इसमें हम सैक्रोहिस्टेरोपेक्सी ऑफर कर सकते थे? सॉरी बोलिए फिर। सर सैक्रोहिस्टेरोपेक्सी ऑफर कर सकते थे मैनचेस्टर, अगर ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स होते? आप मेरी बात पे आ गई ना सभा भी। तो अब मैंने थोड़ा सा ये इसी तरह का फॉर्मल तरीका जो बनाया है, अगर आपको यूट्रोवोजाइनल प्रोलैप्स का केस आए, चाहे फर्टिलिटी और विदाउट फर्टिलिटी, तो उसका भी मैंने बनाया, यूट्रोवोजाइनल प्रोलैप्स UVP, वो भी लिख लीजिए। लाइफ टाइम रिस्क फॉर सर्जरी 10% है फॉर यूट्रोवोजाइनल प्रोलैप्स, इतना कॉमन है ये। और ओवर द एज ऑफ 50, this is the commonest indication for surgery। यानी मेनोपॉज के बाद इतना कॉमन हो जाता है तो दिस इज द कॉमनेस्ट इंडिकेशन फॉर सर्जरी। फिर जब आप यूट्रोवोजाइनल प्रोलैप्स की हिस्ट्री ले, उसमें ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि वो प्रोलैप्स एसिम्प्टोमेटिक है कि नहीं। Majority of them have asymptomatic. As a matter of किताब में ये लिखा हुआ है, nearly 50% women with uterovaginal prolapse are asymptomatic. अलबत्ता जब आप सिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं या एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं, तो वो 3 सवाल जरूर पूछ लीजिए, फिर आप लेबल कीजिए। नंबर 1, डज इट बॉदर हर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स? सेक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब वो खड़ी होती हैं, ड्रैगिंग सेंसेशन लोअर एब्डोमेन में तो नहीं होती, बैक में तो नहीं होती। and very high percentage they have genuine stress incontinence with this leakage of urine। अगर ये है फिर उसको हम asymptomatic नहीं कहेंगे, because it is influencing our quality of life। फिर रिस्क फैक्टर्स में लंबी सी लिस्ट है, लेकिन मैं जल्दी से बोल देता हूँ। पहले तो एज फैक्टर, जैसे मैंने बोला, पोस्ट मेनोपॉजल। फिर हाई पैरिटी, ओवरवेट, increased abdominal pressure like chronic cough, chronic weight lifting, previous pelvic surgery, and of course कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली में जेनेटिक वीकनेस है। जी जी डॉक्टर रोज अपना माइक ऑफ कर दें काइंडली। चलें, फिर आगे वो उसकी ग्रेडिंग या स्टेजेस है, वो हर किताब में फर्क बताई गई है। नॉर्मली descent up to introitus, 1 centimeter above the hymenal ring, between 1 centimeter above, 1 centimeter below, that means introitus से बाहर आ गया, cervix बाहर आ गई तो सेकंड हो गई। फिर
और ज्यादा आ गई तो थर्ड हो गई, बिल्कुल ही कंप्लीट आ गई तो 4 हो गई। तो ये वेरियस है, कोई एक आप अडॉप्ट कर लीजिए, उसी को दीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी है, आप बोल दीजिए टेक्स्ट बुक का नाम कि फलां टेक्स्ट बुक में तो यही है। तो मतलब मैंने जो रात पढ़ी है वो एक, उसका नाम भी है बैडन वॉकर सिस्टमिक इवेल्युएशन। छोड़ें इस बात, मैंने कहा जो भी है आपकी किताब में लिखी है वो ठीक है, उसी को याद रखिए। अब आ गया मैनेजमेंट, जिस पे मैंने डॉक्टर साहब से बात सवाल किए थे। मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो कंफर्टेबल है, फिर तो रीअश्योरेंस है। अलबत्ता उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट है कि वेट लॉस करो, अवॉइड स्टैंडिंग, अवॉइड वेट लिफ्टिंग एंड अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। ये जनरल एडवाइस तो दे सकते हैं आप। और फिर पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेस, पेल्विक कीगल्स एक्सरसाइजेस वो बता सकते हैं। उसका मैंने रात पढ़ा, कॉकरन स्टडी में 17% उससे बेहतर हो जाती है विद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। और जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं उनमें हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट इज यूजफुल, HRT। अब आ गए जिनको सिम्टम्स हैं, उनका ट्रीटमेंट है या पेसरी या सर्जरी। पेसरी, नॉर्मली रिंग पेसरी इज अवेलेबल, शेल्फ पेसरी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप रिंग पेसरी बोलिए। उसको कैसे डालना है, कितनी देर बाद चेंज करना है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसको चेंज कीजिए एवरी 6 to 8 months। साइड इफेक्ट्स हैं vaginal discharge एंड लोकल इरिटेशन। अकॉर्डिंग टू कॉकरन स्टडी 60% पेशेंट्स को जिनको पेसरी डाली जाती है, दे आर कंफर्टेबल विद दैट। इंपॉर्टेंट है ये फिक्र। तो जब आप पेशेंट को काउंसल करते हैं कि तुम्हारा इलाज पेसरी भी है सर्जरी भी है, तो कहती है पेसरी का कितना फायदा होएगा। आप कह सकते हैं कि there are 60% chances that you may not need surgery। एग्जामिनर पूछे कहां से, बोलो कॉकरन से। लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जितनी देर पेसरी रहेगी वो कंफर्टेबल रहेगी, फिर जब निकालेगी तो बात वही की वही, एंड शी विल हैव टू रीविजिट डॉक्टर्स एवरी 6 months। वो इनकन्वीनियंस है। Then we come to surgical treatment। पहला ग्रुप जो सर्जिकल ट्रीटमेंट का हम करते हैं, हमारे टीचिंग अस्पतालों में, आपकी ट्रेनिंग में होता देखा आपने, एंटीरियर कॉर्पोरेफी, पोस्टीरियर कॉर्पोरेफी या मैनचेस्टर रिपेयर, ये मोस्ट कॉमनली किए जाते हैं। वॉल्ट प्रोलैप्स इम्तिहान में पूछा जाता है, बहुत कम देखते हैं आप, इतना कॉमन नहीं है हमारे पास। उसके इलाज है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था, एक इलाज तो है कि एब्डोमिनली करें हम, सेक्रोकोल्पोपेक्सी के सेक्रम के साथ हम टॉप ऑफ द वॉल्ट जो है उसको अनएब्जॉर्बेबल मटेरियल के साथ खींच के बांध, abdominal sacrocolpopexy। It can be done laparoscopically or by open laparotomy। दूसरा प्रोसीजर है नीचे से vaginally,
सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ फिक्सेशन। इसकी स्पाइन जो होती है उसके फील करके थ्रू द वजाइना टॉप को नॉन रिजॉल्व मटेरियल के साथ फिक्स करते हैं, यूजुअली ऑन द राइट साइड। एक साइड पे काफी होता है। वजाइनल सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। और किताब में लिखा, मैंने ये कभी नहीं किया, हिस्ट्रोपेक्सी स्लिंग ऑपरेशन फ्रॉम थ्रू द वजाइना। आखिरी है जिसको कॉर्पोक्लीसिस कहते हैं कि वजाइना को इंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को आपस में स्टिच कर दो ताकि कुछ भी ना आए बाहर। इसको कॉर्पोक्लीसिस भी कहते हैं, लफोर्टेस भी कहते हैं। मैं दोहरा देता हूँ। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ यूट्रोवजाइनल कोलैप्स, 3 नाम तो आपने बहुत देखे हैं और किए हैं, एंटीरियर कॉल्पोग्राफी, पोस्टीरियर कॉल्पोग्राफी और मैनचेस्टर रिपेयर। मैनचेस्टर के स्टेप्स जरा किताब में देख लीजिए। और वॉल्ड कोलैप्स के लिए ऊपर से भी हो सकता है, वजाइना के थ्रू भी हो सकता है। ऊपर के लिए कहते हैं सेक्रो कॉल्पोपेक्सी, वजाइना के लिए सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन। लफोर्टिस और कॉर्पोक्लीसिस। कुछ अर्सा के लिए मैश डाल के सपोजिटली बेहतर होता था, लेकिन अब मैश इज आउट ऑफ फेवर नाउ। जैसे इंसिडियल हर्निया के लिए आपने जनरल सर्जन को देखा होगा, मैश डाल देते हैं, वो उसी तरह वजाइना में डालते थे। एक वजाइना में बैक्टीरिया बहुत होते हैं, कमेंसाल्स बहुत हैं, बैक्टीरिया बहुत है, इसलिए वो यूजुअली इन्फेक्ट हो जाती थी, बाद में निकालनी पड़ती थी, इसलिए अब आउट ऑफ फेवर है। सर एक क्वेश्चन भी है। एक मैं दो बातें रहेगी फिर आप पूछ लीजिए। जब आप कंसेंट की पहले भी बात हो चुकी हो आप प्रेजेंटेशन के दौरान, लेकिन रिपेयर की कंसेंट में आप जरूर लीजिए कि ये 100% सक्सेसफुल नहीं है, इसकी रिकरेंस भी हो सकती है, ताकि एग्जामिनर ये बाद में आके पेशेंट आपको गिला ना करे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन भी करवाया, फिर 2, 4, 5 साल बाद फिर हो गया। जी अब आप पूछिए, क्या आप पूछने वाले थी कुछ? मैंने एक पेशेंट देखी थी, उनको वॉल्ड प्रोलैप्स था, उनकी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हुई थी पोस्टमार्टम हेमरेज पे। सर फिर वॉल्ड प्रोलैप्स तो उन्हें इतना नहीं था, बस बियरिंग डाउन सेंसेशन थी, रेक्टोसील थी उन्हें माइल्ड, और सर मॉडरेट सिस्टोसील थी, और यूटीआई था साथ में। तो सर मैंने ये पूछना था कि यूटीआई तो इस पेशेंट का हम अगर ट्रीट कर दें, कल्चर सेंसिटिविटी करवा लें, उसके अकॉर्डिंग हमने एंटीबायोटिक दे दी, वो ठीक हो गया, पर उनकी सिस्टोसील के लिए हम स्पेशल कोई प्रोसीजर करेंगे अगर उनको सिम्टोमेटिक नहीं रही हैं वो? जी एक मिनट, पहली बात तो अगर प्रोलैप्स के साथ यूटीआई है तो आप यू विल स्कोर वेरी गुड पॉइंट अगर आप ये कहिए कि मैं उसका पोस्ट वायरल रेजिडुअल यूरिन अल्ट्रासाउंड में देखूंगी, क्योंकि यूटीआई प्रोलैप्स की वजह से तब होता है कि जब रेजिडुअल यूरिन वहां होता है। अगर रेजिडुअल यूरिन नहीं है तो उसका यूटीआई तो लेडीज में बहुत कॉमन है, नियरली 30% इंसिडेंस है यूटीआई का विदाउट प्रोलैप्स। तो आप ये कहिए कि जी अगर यूरिन में पस सेल्स कहता है एग्जामिनर इसके हैं और कल्चर पे भी ई कोलाई भी आ गया, तो आप क्या करेंगे ये ट्रीटमेंट से पहले कि ये जी आई वुड लाइक टू कंफर्म वेदर दिस यूटीआई इज बिकॉज ऑफ सिस्टोसील और नॉट। वो कहेगा कैसे? आप कहेंगे मिक्सचुरेशन के बाद अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, अगर रेजिडुअल यूरिन है इट मींस इट इज बिकॉज ऑफ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स। अगर रेजिडुअल यूरिन ही नहीं है तो फिर दैट इज नॉट द कॉज। यूटीआई वैसे ही होता है 30%
तो इसलिए वो नहीं। और अगर यूटीआई है और सिस्टोसील है, फिर जाहिर है कि उसके आपको इंटीरियर रिपेयर करनी चाहिए, चाहे मिनिमल सिस्टोसील है चाहे मैक्सिमल सिस्टोसील। मिनिमल सिस्टोसील के साथ भी करनी चाहिए। वो तो हो गया सिस्टोसील का ट्रीटमेंट। अब रह गया वॉल्ट कोलैप्स। आपने कहा था कि उसकी हिस्टेक्टमी हुई पोस्ट पीपीएच के लिए और वॉल्ट कोलैप्स है, उसको मिनिमल रेक्टोसील है। तो आपको मैंने बताया है तो वॉल्ट कोलैप्स का ट्रीटमेंट वजाइनली करेंगी तो उसकी वॉल्ट को राइट साइडेड इसके स्पाइन को फील करके उसके साथ सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है उसके साथ स्टिच कर दे। बड़ा आसान है, अगर आपने 2-1 देखे हो तो यू कैन डू इट वेरी कंफर्टेबल। और फिर लेप्रोटमी करके या लेप्रोस्कोपी करके यही प्रोसीजर आप सेक्रम के एंटीरियर लिगामेंट के साथ स्टिच कर दीजिए, वो भी हो सकता है। तो वो ये दो में से कुछ जो कीजिए। और तीसरा, अगर आप टेम्परेरी करना चाहते हैं, इवन वॉल्ट कोलैप्स कैन बी ट्रीटेड विद पेस्ट्री। ये नहीं है कि वॉल्ट कोलैप्स के साथ पेस्ट्री का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है जी। रेसिडुअल वॉल्यूम ग्रेटर एमएल होता है ना? तो आप दो बोल रहे हैं जी। बस मैं कंप्लीट कर लूं सर। रेसिडुअल वॉल्यूम 50 ml से ज्यादा होगा। आपने बहुत सारी बार फिर बोलिए सर रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो 50 ml से ज्यादा का वॉल्यूम होता है, उसको कहते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। और सर हम सर बुर्श कब करेंगे और एपी रिपेयर कब करेंगे सर, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या कब करेंगे सर? बुर्श कॉल्पो सस्पेंशन कब करेंगे और एपी रिपेयर एंटीरियर कॉल्पोरेफी कब करेंगे सिस्टोसील के लिए? एंटीरियर कॉल्पोरेफी अगर सिस्टोसील है तो वो करेंगे, और कॉल्पो सस्पेंशन जो है वो ऊपर की तरफ से जो भी करना आप मुझे उसका इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन वो शायद किताब में ये लिखा है बुश कॉल्पो सस्पेंशन प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट। वो पढ़ लीजिए, मैं सर एक क्वेश्चन था, मैनचेस्टर रिपेयर अब बोलना है एग्जाम में मैनचेस्टर रिपेयर कर रहे होते हैं हम तो कहते हैं कि नहीं कर रहे। क्या इंटीरियर अगर प्रेगनेंसी पेशेंट चाह रही है तब भी और अगर नहीं भी चाह रही, दोनों सूरतों में मैनचेस्टर रिपेयर अब बोलना है एग्जाम में क्या? इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आप बोल रही हैं सर। मेरा सवाल ये था अच्छा नॉर्मली प्रैक्टिस की बात करता हूँ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अगर है विद सिस्टोसील पर आपकी आवाज डबल हो रही है। डॉक्टर नौरीन म्यूट करें। वो क्यों? मैंने तो कुछ सर आपके बात क्लियर है पर डॉक्टर की तरफ से इशू है। अब बोलो जी सर, आप शुरू करें। अच्छा, एंटीरियर कॉल्पोरेफी इन केस ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वो पुराने जमाने में लगाते थे, मैंने बहुत लगाए हैं। कैली स्टिच के यूरोथ्रोवजाइकल एंगल जो है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टिच हाई अप जाके लगा देते थे वो, लेकिन उसकी एफिकेसी जो है वो इतनी है कि इट वर्क्स ओनली इन 50 to 60% केसेस और रिकरेंस हो जाती है। इसीलिए उसकी रिप्लेसमेंट आई ये बर्च ऑपरेशन या टीवीटी, टेंशन फ्री विजाइनल टेप, टेंशन फ्री टीवीटी, टेंशन फ्री विजाइनल टेप। वो टेप नीचे से डालते थे, ऊपर सुप्राप्यूबिकली दोनों एंड निकाल के ऊपर खींच लेते थे, लेकिन ढीली रखते थे। वो टीवीटी वाज वेरी पॉपुलर फॉर लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत सारे किए हुए। तो इनमें से कोई भी suspension of the paravaginal tissues to the pubic bone of pubic fascia, ये उनका बर्च ऑपरेशन है, दूसरे ऑपरेशन है। ये कॉल्पो सस्पेंशन की जाती थी और वो अब भी की जाती है। ये इतना मुझे पता है, इससे ज्यादा आप किताब में पढ़िए।
सर मेरा एक क्वेश्चन था चले। मैनचेस्टर रिपेयर के बारे में। आपके एक सवाल पूछे फिर मैं सर मैनचेस्टर रिपेयर के बारे में पूछना चाह रही थी मैं। जी। आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है मैनचेस्टर। सर मैनचेस्टर रिपेयर एग्जाम में बोलना है कि नहीं बोलना है? अगर पेशेंट प्रेगनेंसी चाह रही है उस सूरत में भी, और अगर नहीं प्रेगनेंसी नहीं है, सिर्फ यूवी प्रेगनेंसी नहीं चाह रही, सिर्फ यूवी प्रोलैप्स है उसको, दोनों सूरतों में मैनचेस्टर बोलना है एग्जाम में? ना क्यों नहीं बोलना? consequences जो है, इसके क्या consequences वजह जो है? है, मुझे समझ में नहीं है। नहीं वैसे सर असल में अब ये मैंने मतलब सुना कि एग्जामिनर इतना पसंद नहीं कर रहे होते कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से इसके। तो नहीं, एक मिनट, आज ये सभा के केस में हमने फैसला किया कि उसको रिंग, पहले तो रिंग पैसरी डालेंगे और जब वो फैमिली कंप्लीट करे फिर उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो हो गया। अब आपने कहा कि लोगों को सम गायनेकोलॉजिस्ट डोंट लाइक मैनचेस्टर, क्योंकि मैनचेस्टर के बाद रिकरेंट अबॉर्शन हो जाती है, सर्विक्स बहुत छोटी हो जाती है और इसलिए वो कहते हैं कि ये ना किया जाए। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जी इम्तिहान में यही प्ले रखी है, मैंने कहा ना वॉल्ट प्रोलैप्स के लिए पैसरी डाली जा सकी। आप कहें कि आई विल प्रेफर कि पेशेंट क्या प्रोलैप्स जो है एक्सरसाइजेस और पैसरी से ट्रीट हो जब तक उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं होती, जब तक उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं होती। जब कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद अगर यूट्रस को रिटेन कर, हमारे मुल्क में यूट्रस को रिटेन करने का बहुत शौक है औरतों को, जो कि वो समझती है मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो उसका बाहर निकलना बड़ा जरूरी है। तो दे डोंट जनरली एग्री टू हिस्टेरेक्टमी इवन व्हेन दे आर इन 40s। तो बाहर के मुल्कों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फर्क है। तो आप कहिए कि पहले तो अगर उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं, आई विल प्रेफर एक्सरसाइजेस एंड पैसरी। जब फैमिली कंप्लीट होगी देन आई विल डिस्कस विद द पेशेंट कि उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो वजाइनल हिस्टेरेक्टमी एंड रिपेयर है। अगर वजाइनल हिस्टेरेक्टमी नहीं करवाना चाहती तो फिर मैं मैनचेस्टर रिपेयर करूँगा। चलें, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। गुड टॉकिंग टू यू ऑल। फिर अगले मुलाकात। Thank you for coming and I have enjoyed myself. Thank you, sir. Thank you.